हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है आपको क्लासेस हमारी सारी की सारी समझ में आ रही होंगी। तो आज की क्लास में मैं पहले ही बता चुका था कि आज की क्लास में हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एड्स के बारे में थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे। देखिए, HIV और एड्स जो था, HIV जो है वो शुरुआती दौर, और वही जब ज़्यादा समय तक किसी के अंदर रहता है तो वो एड्स में रूपांतरित हो जाता है, जो कि एक सिंड्रोम माना जाता है, या यूं कह दें द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को सिंड्रोम नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी मल्टीपल जो डिजीज होते हैं, यानी बहुत सारे जो डिजीज के सिम्टम्स एक ही व्यक्ति में जब नजर आने लगते हैं। तो भारत में जब हम बात करते हैं कि भारत में जब एड्स की बात करते हैं तो ये 1986 में, क्या बोलेंगे बेटा, कि इसका केस सबसे पहला जो आया था वो 1986 में सबसे पहला इसका केस मिला था। और इसको ध्यान में रखते हुए कुल यहाँ पर कितने 42 केंद्रों को बनाया गया था, जहाँ पर क्या किया जाता था कि एड्स के बारे में जानकारी, या फिर उन लोगों को देखा जाता था कि किन किन व्यक्तियों को एड्स रोग है, और वहाँ पर उसका अध्ययन भी किया जाता था। चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कहेंगे कि जब हम एड्स के बारे में बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं। अब यहां पर हम बात करते हैं किसकी, रेट्रो वायरस की। संक्रमण का जो होता है ना, तो ये किसकी वजह से, ये के संक्रमण से यह रोग होता है। कौन सा, रेट्रो वायरस के संक्रमण से। अब रेट्रो वायरस क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। सामान्य अवस्था में डीएनए से क्या बनता है बेटा, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। यानी कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, पढ़िए अच्छी तरह से। ठीक है, अब क्या होता है कि रेट्रोवायरस के पास सिर्फ आरएनए होता है। रेट्रोवायरस के पास सिर्फ क्या होता है, आरएनए, और वो आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए। आरएनए से क्या बनाता है, वो डीएनए बनाता है। और जब डीएनए से पहले आरएनए जब बन रहा था तो इस चीज को कहते थे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा था तो उसको बोलते थे क्या, ट्रांसलेशन। अब जब हम इसको बोलते हैं आरएनए से जब डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से क्या बनेगा बेटा, आरएनए से बनेगा डीएनए, तो रिवर्स यानी उल्टा बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ऐसा होता है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में क्या कर लेता है, वो आरएनए से बना लेता है डीएनए, और इसे कहते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रेट्रोवायरस इनके अंदर होता है। ठीक है, तो कहेंगे यहां पर इसे सेकंड पॉइंट जो इसका है, इसे एड्स वायरस या HIV जिसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, रेट्रोवायरस। आरएनए से वो क्या बना लेता है, डीएनए, हमारी ही मशीनरी सिस्टम को यूज करके। यह शरीर के T1 लिम्फोसाइट कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट या क्षीण कर देता है। याद रखें, जो डायरेक्ट इम्यून सिस्टम या डायरेक्ट प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करेंगे, ऐसे रोग जो डायरेक्ट कहां आक्रमण करेंगे, डायरेक्ट प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करेंगे, ये अत्यंत हानिकारक होंगे। सीधे के सीधे ये मृत्यु तक ये पहुंचा देंगे, डायरेक्ट आपको वहां तक ये ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर कहेंगे यहां पर इस रोग के कहेंगे कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कि रोगी अगर इससे ग्रसित है तो क्या क्या लक्षण उसके अंदर नजर आएंगे। याद रखें, पहले के समय कहा जाता था जैसे कि बंदर ने किसी महिला के साथ ऐसा जनन किया था तो वो ऐसे वायरस फैला। ठीक है, उसको भी पढ़ते हैं हम लोग। तो फिर इसमें धीरे धीरे इसको GRD ग्रिड भी नाम दिया गया था, गे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर, है ना।
जिसको ग्रिड भी नाम दिया गया था। तो कई चीज़ की ये जो होता है ना होमोसेक्सुअल समलैंगिक वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में जब जनन होती है या जनन क्रिया होती है तब जाकर के ये रोग उनमें फैलता है। तथा कई वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो होमोसेक्सुअल जो जनन करने वाले लोग थे या होमोसेक्सुअल पर्सन जो थे तो उनके अंदर देखा तो वो वायरस उनके अंदर मिला था जो कि HIV वायरस था। तो कहेंगे ये अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर क्या ज़्यादा डिटेल में नहीं, यहाँ पर जानकारी लेना है कि कारण, लक्षण, बचाव और उपचार क्या क्या यहाँ पर उपस्थित है। तो सिम्टम्स में कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी संक्रमण के फलस्वरूप अन्य लिम्फोसाइट को सक्रिय करने वाली सहायक कोशिकाओं की संख्या संख्याओं में भारी कमी आती है। उग्र रूप से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर ही अन्य संक्रमणों जिसे कैंसर के कारण मर जाते हैं। इस कारण से इस रोग के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे रोगी को लगातार बुखार आएगा, दूसरी बात लगातार उसे दस्त आने लगेंगे, लगातार यानी शरीर का भार क्या होना, कम होना। फिर इसके बाद कहेंगे लसिका गांठों में सूजन आना, तथा क्या कहेंगे रात्र में पसीना आना। रात में क्या आना, पसीना आना। ये इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो कि एड्स के सामान्य लक्षण हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगली स्लाइड पर चलेंगे, कहेंगे कि यहां पर संक्रमण किस प्रकार से होता है, संक्रमण किस प्रकार से होता है। याद रखें इसमें यहां पर दिखाया गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन यानी GP120 यानी GP100 जो 20 है यहां पर ये उसी पर जाता है, ये उससे संयोग करके, यानी जो RNA होता है, किसका RNA, HIV का RNA होता है, ये कहां प्रवेश करेगा, हमारे शरीर के अंदर, और हमारे DNA से अपना ये DNA यानी रेट्रोवायरस के प्रेजेंस में ये क्या कर लेगा, RNA से क्या बना लेगा, ये DNA बना लेता है। RNA से क्या बना लेता है, DNA बना लेता है, और अपनी ही सेल की क्या करने लगता है, कॉपी बनाने लगता है। अपनी सेल की क्या करेगा, ये कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, और मल्टीपल, जब उसका DNA होगा तो उसकी ही कॉपी बनेगी, जब उसका DNA होगा तो उसी की क्या बनेगी, कॉपी बनेगी, तो जाकर के ये संक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। याद रखें कि इसे ठीक करना इतना आसान ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी 10 से 15 या फिर 15 से 20 वर्ष में, ये समझ लीजिए, तब जाकर के कहीं पता चलता है कि किसी को है, सब पता ही नहीं चल पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो छुपा ले जाते हैं कि हाँ नहीं बताएंगे और समाज में क्या होगा, ऐसे क्या, तो समाज के दबाव वगैरह से भी या भय से भी वो व्यक्ति बताता नहीं, किसी को कहता नहीं कि हाँ उसे वो एड्स से क्या है, पीड़ित है। तो कई बार ऐसा होता है लोग कि ये जनन से ही फैलता है या जनन से ही, केवल मात्र जनन से होता है, लेकिन एड्स किसी को कई कारणों से भी हो सकता है, जैसे सिरिंज वगैरह का इस्तेमाल करके, ब्लड डोनेशन करके, ऑर्गन डोनेट करके, ठीक है, ऐसे करके कई अवस्थाएं हैं जिनसे यह रोग फैल सकता है। केवल मात्र जनन अगर कहें कि क्या केवल मात्र जनन से फैलता है तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, केवल मात्र नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये डायग्राम जरूर याद रखेंगे, इस डायग्राम को जरूर बना लेंगे। जब हमारे अंदर वो वायरस प्रवेश करता है तो हमारे ही डीएनए से हमारे ही ग्लाइकोप्रोटीन का इस्तेमाल करके वो अपने डीएनए में परिवर्तित उसे कर लेता है और ये इन्फेक्शन दिखाता है। संचरण यानी ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है, जैसे एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे कैसे फैल सकता है, यानी संक्रमित व्यक्ति हो उससे सिरिंज का इस्तेमाल करके, उससे ब्लड को डोनेट करके, उससे ऑर्गन को डोनेट करके, या फिर हम कहें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके यानी कृत्रिम वीर्य सेचन करके, या फिर माता से बच्चे को भी हो सकता है। कहेंगे संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करने से। दूसरा, संदूषित सिरिंज का प्रयोग करने से भी ये रोग हो सकता है। तीसरी बात, संदूषित रुधिर का आदान करने से यह रोग हो सकता है। अंग प्रतिरोपण या प्रत्यारोपण इसको बोल दें, प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण से भी ये रोग हो सकता है। कृत्रिम वीर्य सेचन मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि शुक्राणुओं को निकाल करके अंडाणु में प्रविष्ट कराया जाता है और डोनर से लिया जाता है। शुक्राणु जो डोनर होता है उससे शुक्राणु लिए जाते हैं। अगर वो रोग ग्रसित है तो उसमें बच्चे में भी वो हो सकता है, तो इसलिए कह रहे हैं कृत्रिम वीर्य सेचन के माध्यम से भी ये सकता है। प्रसव के समय माता से शिशु में भी यह रोग फैल सकता है। जब पार्चुरेशन होता है अर्थात जब प्रसव होता है तो प्रसव के समय भी बच्चे से
या माता से बच्चे में यह रोग फैल सकता है। तो ये कुछ है ऐसे हैं जो जिनके माध्यम से संचरण होता है। याद रखें कि टेस्ट कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे इसमें एक इस्तेमाल किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। और एक और मैंने पढ़ाया था एलाइजा, ठीक है, एलाइजा जो होता है, ठीक है। ये दो टेस्ट क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जो रेट्रोवायरस के लिए टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक और एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एशे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एशे, इसको मैंने बताया है, आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये एचआईवी की जांच के लिए है, इससे एचआईवी के लिए जांच होती है और उससे पता लगाया जाता है। कई बार मैंने बताया ना, जैसे कि एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट, एंटीबॉडीज के लिए, और दूसरा किसके लिए, एंटीजन के लिए, किसके लिए, एंटीजन के लिए। तो उसके लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक और एंटीजन के लिए आपका एलाइजा जो होता है ना, वो टेस्ट किया जाता है। फिर कहेंगे उपचार में, याद रखें कि एड्स का उपचार कोई भी इसका अभी तक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। कह देंगे सीधी सी बात, मैं तो कहता हूं एड्स का ज्ञान बचाए जान। यहां क्या लिखेंगे, कहेंगे एड्स का ज्ञान, एड्स का ज्ञान बचाए जान। एड्स का ज्ञान ही जो होता है वही आपकी जान बचा सकता है, ठीक है। और यहां पर इसका कोई भी उपचार अवेलेबल नहीं है, इसका पूर्णतः कोई भी उपचार अवेलेबल नहीं। हालांकि वायरस के डिवीजन को जिस प्रकार से वह विभाजित होता है, जिस तीव्रता से वह विभाजित होता है, जिस तेजी से वह विभाजित होता है, उस विभाजन प्रक्रिया को धीमा करके, कम करके, ठीक है, कई औषधियों का प्रयोग किया जाता है जहां पर उसकी विभाजन अवस्थाओं को धीमा कर दिया जाता है। तो जो होता है ना कि मान लीजिए 1 आध साल या 2 4 6 महीने इंसान ज़्यादा टाइम तक वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन इसका इलाज अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट यही बोलेंगे। और ये आप कई जगह पर रेडियो स्टेशन या फिर आप रेलवे स्टेशन वगैरह कई जगहों पर ये आप सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में भी देखे होंगे, और ये लिखा रहता है कि एड्स का ज्ञान बचाए जान। एड्स का जो ज्ञान एड्स का जो ज्ञान है वही आपको केवल मात्र बचा सकता है। कहेंगे नियंत्रण और कंट्रोल इस पर कैसे किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण और कंट्रोल या कह दे कैसे किया जा सकता है। नंबर एक पर कहेंगे असुरक्षित लैंगिक संपर्क, असुरक्षित लैंगिक संपर्क नहीं स्थापित करना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पर कहेंगे कि इन्फेक्टेड, लिखेंगे इन्फेक्टेड सिरिंज या ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। रुधिर आदान के समय जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, ठीक है। अन्य इसके पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है, अन्य इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं। ब्लड डोनेशन वगैरह, जैसे कि अंग प्रत्यारोपण के समय भी जांच करनी चाहिए इस चीज़ की।
कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि जिसके द्वारा दिया जा रहा है उसे कभी या उसे एड्स तो नहीं है। ठीक है, फिर कहेंगे यहाँ पर आपका, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह, हाँ इसका ट्रीटमेंट वगैरह हो गया ना, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आपका आ जाएगा कि जो आपके है ना ड्रग तथा अल्कोहल के कुप्रयोग, ड्रग तथा अल्कोहल के क्या कुप्रयोग। याद रखें कि औषधि जो है, यदि अल्कोहल तथा अगर ड्रग्स की बात की जाए, ड्रग्स का मतलब नशीले एवं मादक पदार्थ, जब हम इनकी बात करते हैं ये आज भारी मात्रा में इनका नशे के रूप में प्रयोग होता है। अब कुप्रयोग क्या है, जैसे आप जानते हैं मॉर्फिन, कैफीन वगैरह जो होता है ना, इनके इंजेक्शंस वगैरह भी लगते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी बेहोश करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के समय में भी इसका इस्तेमाल, जैसे किसी का हाथ वगैरह कट जाता है तो उसको इंजेक्शन, जिससे दर्द को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुप्रयोग का मतलब है कि उसका दुरुपयोग करना। जैसे ये तो है कि मेडिकल प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं किसी के फायदे के लिए, लेकिन जब हम उसके नशे के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसका कहलाएगा कुप्रयोग। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को बहुत सारे लोग कहते हैं कि बंद क्यों नहीं कर दिया जाता है, तो समझिए हमारी बात को कि उससे ज़्यादा कहीं उसके यूजेस भी हैं कि बहुत सारे फॉर्मुलेशन वगैरह बनाए जाते हैं, दवाइयाँ औषधियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे एपेटाइट वगैरह यानी भूख वगैरह के जो होते हैं, खांसी वगैरह के जो सिरप होते हैं, उनमें अल्कोहल मिला होता है। अल्कोहल में आप जानते हैं एथिल अल्कोहल का ही हम सेवन कर सकते हैं। सेवन करने का मतलब पीना नहीं सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है, कहने का मतलब उसका ही कंजप्शन किया जा सकता है। अन्य अल्कोहल होते हैं वो विषैले होते हैं एवं जहरीले होते हैं, जिनका प्रयोग करना संभव नहीं है। कहेंगे ओपियाइड्स जो, या हम कहेंगे ओपियाइड्स जो होते हैं, ये पैपिवर सोमनिफेरम के प्लांट से प्राप्त होता है, जिसे पॉपी का प्लांट कहते हैं। अब उस पॉपी के प्लांट में क्या होता है, ये आपको इमेज दिखाई दे रहे होगी, इस पर क्या होता है, इस पर कट लगा दिए जाते हैं बेटा। इस पर जब कट लगाए जाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, और ये आपको मिल्की वगैरह टाइप का दिख रहा होगा ये, और इसको क्या कर लिया जाता है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ऐसे ऐसे छील करके, ऐसे है ना, चाकू से ऐसे क्या कर लिया जाता है, चाकू ऐसे होती है और उसके ऊपर कट लगाए जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो मिल्क आ जाता है ना, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी से बनाते हैं भाई अलग अलग, यानी मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ठीक है, ऑक्सीकोडोन या हाइड्रोकोडोन जैसी दवाइयां इसमें शामिल होती है। इनसे क्या क्या मिलता है, मॉर्फिन मिलता है, कोडीन मिलता है, ऑक्सीकोडोन मिलता है, हाइड्रोकोडोन मिलता है। अब ये है क्या चीज, यह एक प्रकार की क्या है, दवा है जो दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। इसको दर्द को कम करने का मतलब है कि पेन में रिलीफ देगा। ये क्या करेगा, पेन में क्या करेगा, रिलीफ देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर कहेंगे दर्द को कम करने में, ठीक है, और दवाएं ओपियम पौधे से प्राप्त होता है। ओपियम यानी कि इसे पैपिवर प्लांट कहते हैं, ठीक है, पॉपी का प्लांट इसे कहा जाता है। ठीक है, ये काली मिट्टी वाले इलाके में होता है या फिर वहां पर होता है, काली मिट्टी में होता है। फिर दूसरा कहेंगे कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा, इसका नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिएगा। एक प्रकार का यौगिक है जो कैनाबिस पौधे से पाए जाते हैं। वे यौगिक जो कैनाबिस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इनमें से कुछ जो कि चिकित्सक उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं तंबाकू वगैरह को जानते होंगे आप अच्छी तरह से, अभी आपको इमेज भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स के प्रकार, जैसे टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड्स, ये THC इसका नाम है, यह सबसे आम कैनाबिनॉइड्स है और इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। सेकंड नंबर पर आपका आ जाएगा कैनाबिडियोल, जो कि CBD के नाम से जाना जाता है। यह एक अन्य आम कैनाबिनॉइड है जिसका प्रभाव THC की तुलना में कम होता है। फिर इसमें कैनाबिनोल एक होता है जिसको कहेंगे, या एक कैनाबिनॉइड जो है जो THC के टूटने से बनता है, उसके ब्रेकडाउन से ये क्या करेगा, ये बनेगा। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे कैनाबिग्रोल। हालांकि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये चारों पॉइंट अब नहीं भी याद करेंगे तभी भी चलेगा। ठीक है, या एक कैनाबिनॉइड है जो कि कैनाबिनॉइड पौधे में पाया जाता है। हालांकि आप इन 4 पॉइंट को आप ना ही लिखें तो ज्यादा ही बेहतर है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कैनाबिनॉइड्स और कैनाबिस सटाइवस, जो कि ये वाला आपका प्लांट आपको दिखाई रहा है, गांजा का पौधा देखा होगा आपने, है ना, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। इसको कैनाबिस सटाइवस बोलते हैं, कैनाबिस सटाइवस बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब इसके प्रभाव ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे
क्या कह रहा है, दर्द निवारक के रूप में, यानी दर्द को ये कम करता है, ठीक है। चिंता और तनाव को क्या करता है, कम कर देता है। नींद में सुधार लाता है और मांसपेशियों को क्या करता है, आराम देता है। तो इसलिए इसका बहुत सारे लोग है ना धीरे धीरे कई लोग ऐसे दर्द को कम करने के लिए बाद में धीरे धीरे क्या पड़ जाती, आदत, लत, व्यसन, ठीक है, आदत, लत या व्यसन हो जाती है और उस पर उसकी निर्भरता हो जाती है। लेकिन एक लिमिट तक ही इसका प्रयोग करना चाहिए, यानी औषधि रूप में ही करना चाहिए, उसके बाद इसका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन कई लोगों की क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। कैनाबिनॉइड्स के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नशे की लत लग सकती है किसी को, स्मृति में हानि यानी कि मेमोरी लॉस भी हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, यानी मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, और श्वसन समस्याएं भी उससे उत्पन्न हो सकती हैं। ये इनका कारण बन सकते हैं। फिर कहेंगे यहां पर क्या नाम है, फिर इसके बाद कोका एल्कोलाइड, हाँ वो तो मैंने दिखा दिया, ठीक है, हाँ आपने इसमें देख लिया है ना। कोका एल्कोलाइड यानी एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि इसको जब आप लिखिएगा अपने हैंड रिटन आप कॉपी में लिखेंगे ना, तो सेपरेट अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, सेपरेट अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। जब कभी भी हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो हैंड रिटन अगर हो तो उसको सेपरेट अंडरलाइन कर देते हैं। और अगर मैंने बोर्ड पे ऐसे लिखा है ना, तो ये देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इटैलिक्स में लिखा, हल्का सा टेढ़े तिरछी राइटिंग में लिखे जाते हैं। कहेंगे जब हम धतूरे के है ना, या पाए बौराए जग या खाए बौराए, सुना है कुछ ऐसा है ना। तो कहेंगे यह एक प्रकार का यौगिक है जो कोका पौधे से प्राप्त होता है या कोका पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है। आप इसको जानते ही होंगे है ना, धतूरे को, ठीक है, धतूरा, एरिथ्रोजाइलम, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम। कोका एल्कोलाइड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोकीन, इकोगोगिन और या ट्रोपा कोकीन। अब ये अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कोकीन की बात करते हैं, यह सबसे आम कोका एल्कोलाइड है और इसका उपयोग एक उत्तेजक के रूप में यानी स्टिमुलेंट के रूप में किया जाता है। कई बार यही भी पूछा जाता है स्टिमुलेंट क्या होते हैं, ठीक है, उत्तेजक क्या होते हैं। इकोगोगिन होता है यह एक प्रकार का अन्य कोका एल्कोलाइड है जो कोका पौधे में पाया जाता है। ट्रोपोकोकिन कहेंगे यह एक कोका एल्कोलाइड है जो कोका पौधे में पाया जाता है और इसका उपयोग एक उत्तेजक के रूप में किया जाता है। एक उत्तेजक के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कहेंगे कि कोका अल्कलॉइड के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, यानी निर्भरता हो सकती है, हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, इसके साथ साथ श्वसन संबंधी समस्याएं इसमें उत्पन्न हो सकती हैं। रोगी इन समस्याओं से पीड़ित हो सकता है यदि उसे उसकी लत लग जाती है। अब याद रखिए जब हम कहेंगे ना प्रभाव क्या क्या होंगे, तो कहेंगे मस्तिष्क पर प्रभाव करेगा, कहां कहां, मस्तिष्क पर प्रभाव करेगा, ठीक है, और कहां करेगा, अमाशय पर, अमाशय पर। नंबर 3 यकृत पर यह प्रभाव करेगा, ठीक है। नंबर 4 आंखों पर प्रभाव करेगा ये, ठीक है, और हृदय पर, हृदय पर, ठीक है। ऐसे करके विभिन्न अंगों को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। इन पर इनका क्या होगा, प्रभाव होगा, इन पर इनका क्या होगा, प्रभाव होगा, जो कि आपकी नशीली औषधियां हैं। नियंत्रण के लिए कहते हैं भाई अनावश्यक दबाव से बचे, अनावश्यक दबाव से बचे। कई बार ऐसा होता है अनावश्यक दबाव का मतलब है कहने लगे थोड़ी सी लो, थोड़ी सी और थोड़ा थोड़ा करके कल एक छोटा सा हल्का सा लाइट वाला कहने लगे, है ना। तो वो उससे क्या होता है ना कि धीरे धीरे वो कब छोटा सा एक वो कब बोतल में कन्वर्ट हो जाता है ये पता भी नहीं चलता है ना। तो कुल मिलाकर के मैं तो यही कहूंगा कि इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे ना, जो चीज़ें अभी आपको अच्छी लग रही ना, आगे चल करके वही चीज़ें आपको लगेंगी कि धीरे छोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ पाएंगे। ये व्यसन, निर्भरता और लत ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। जिनके घर में ऐसा हो रहा है आप देखिए, थोड़ा बहुत समझाइए, लेकिन नहीं समझेंगे, मुझे भी पता है, लेकिन तभी भी आप एक बार कह सकते हैं। अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए, ठीक है ना। और कहते सीमित प्रयोग, कहने का मतलब सीमित प्रयोग का मतलब है, अब ये कहने के लिए थोड़ा पीना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, वो नहीं। कहने का मतलब केवल किसमें, दवाई के रूप में, केवल किसके रूप में, दवाई रूप में।
ठीक है, दवाई रूप में। अब नियंत्रण, अब इसका अगर ऐसा लगता है किसी को तो क्या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, चिकित्सक की क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगले शामक व निद्राकारी औषधियां, कई बार ऐसा होता है जैसे हार्ट वगैरह का जो पेशेंट होता है तो उसमें क्या होता है, उसको नींद नहीं आती है, जो जिनको नींद नहीं आती है उनको नींद की गोलियां दी जाती हैं जो कि शामक या निद्राकारी औषधियां होती हैं। धीरे धीरे उनकी उस आदत पड़ जाती है, तो कहेंगे ये मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करती हैं। निद्राकारी औषधियां तनाव व बेचैनी को कम करके निद्रा लाती हैं, जैसे कि वैलियन और बार्बिटूरेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये निद्राकारी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। औषधियां आपको दिखाई दे रही हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा, जो आपको बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपके एक एक नंबर में, दो दो नंबर में पूछे जा सकते हैं। उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट क्या होते हैं, ये वे दवाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं। इनमें से सबसे हल्की कैफीन होती है जो कि चाय अथवा कॉफी में, याद रखें हम भी तो है ना कहते हैं कि चाय नहीं पिया, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज चाय नहीं पिए, तो ये भी डिपेंडेंसी यानी ये भी एक लत है। चाय की भी एक क्या है, लत है, कॉफी की भी एक क्या है, लत है, ठीक है। वैसे ही लगाइए, लत लगाना तो कोई अच्छी लगाइए, बढ़िया, पढ़ाई की भी लत लगा सकते हैं आप, है ना। तो कहेंगे कोका पेय पदार्थों के रूप में लेते हैं, जैसे एम्फेटामिन तथा कोकीन तेज उत्तेजक हैं। इससे उत्साह, आत्मविश्वास में वृद्धि तथा विचारों के प्रवाह का आभास होता है। कहने का मतलब सोचने की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है। अब अब इतना ज्यादा तुमको मोटिवेट कर दिया, ऐसा ना हो कि खाने पीने लगना, मतलब चाहे कि लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड नहीं प्रयोग करना है। विभ्रमक, हैलुसिनेशन होते हैं कि विभ्रम पैदा कर देते हैं, यानी भ्रम पैदा कर देते हैं। कोई चीज नहीं है तो भी आपको दिखाई दे रही है, कोई चीज नहीं है तो भी आपको दिखाई दे रही है। आप भूतों से बात कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बैठा है और मुझसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये क्या है, हैलुसिनेशन है। ये क्या है, हैलुसिनेशन। कुछ ऐसी औषधियां, ये विचार एवं भावनाओं में बदलाव लाने वाली औषधियां हैं। इनका उपयोग करने वाले व्यक्ति इनके प्रभाव से ऐसी गलत धारणाएं बना लेते हैं जैसे कि ध्वनि को देख सकते हैं यहां पर कि एलएसडी, मेस्कालाइन, सोलोसाइविन, ठीक है, तथा भांग के क्या है ये उत्पाद, यानी कि जैसे चरस, गांजा, हशीश, ठीक है, आदि विभ्रमकों के उदाहरण हैं। भांग, चरस, गांजा का उपयोग भारत में होता है। भारत में यहाँ पर है ना वो हुक्का, चिलम, बार वगैरह, उसमें भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो कि विभ्रम पैदा करते हैं, जो कि क्या पैदा करते हैं, विभ्रम पैदा करते हैं। तो आज सभी के लिए एक बार फिर से थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और अगली बेहतरीन से लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।